16th इंडिया जापान एनुअल समिट। की आउटकम्स ऑफ द समिट। इस शिखर सम्मेलन में भारत और जापान के बीच इन मुख्य मुद्दों पर सहमति बनी है। आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दोनों देश सेमीकंडक्टर, जरूरी खनिज, एआई और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में एक साथ काम करेंगे। मोबिलिटी पार्टनरशिप, रेल, सड़क और विमानन जैसे परिवहन के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाएगा। बायोगैस पहल, भारत में 1000 बायोगैस और जैविक खाद प्लांट लगाए जाएंगे। रक्षा सहयोग, भारत और जापान के बीच पहला रक्षा प्रोजेक्ट नेवल रेडियो एंटीना पर शुरू होगा। अन्य सहयोग, दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, एपीआईज, इंटरनेट और खनिजों की खोज जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी होगी। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया जापान रिलेशंस, भारत और जापान के रिश्तों की अहमियत इन बिंदुओं से समझी जा सकती है। बुनियादी ढांचा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसे जापान की मदद से बनाया जा रहा है। विदेशी निवेश, जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक है, जो कुल एफडीआई का 6% है। आर्थिक संबंध, 2011 में लागू हुआ सीपा समझौता दोनों देशों के व्यापार को मजबूत करता है। रणनीतिक तालमेल, भारत और जापान दोनों क्वाड समूह के सदस्य हैं। अंतरिक्ष खोज, इसरो और जापान की एजेंसी JAXA मिलकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोज मिशन पर काम कर रहे हैं। I2SEA सबमरीन केबल सिस्टम SES, माइक्रोसॉफ्ट, सिंगटेल, टाटा कम्युनिकेशंस और लाइटस्टॉर्म का एक समूह 3600 किलोमीटर लंबा I2SEA सबमरीन केबल सिस्टम बना रहा है, जो भारत, मलेशिया और सिंगापुर को जोड़ेगा। ये 2029 तक काम करना शुरू कर देगा। अबाउट I2SEA सबमरीन केबल सिस्टम SCS। इसका उपयोग AI ट्रेनिंग, क्लाउड सर्विस, GPU इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज कनेक्टिविटी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ये भारत में मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश और दक्षिण चेन्नई, तमिलनाडु को कुआलालंपुर, मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ेगा। अबाउट सबमरीन केबल सिस्टम। ये फाइबर ऑप्टिक केबल समुद्र के नीचे बिछाई जाती हैं, जो दुनिया भर के देशों को इंटरनेट और टेलीकॉम सुविधा के लिए जोड़ती हैं। इसमें जानकारी लाइट पल्स, प्रकाश की तरंगों के रूप में भेजी जाती है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करती है, जहां प्रकाश केबल के अंदरूनी हिस्से कोर में टकराते हुए चलता है। ये अदृश्य हाईवे अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रैफिक का 95% से 99% हिस्सा भेजते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2010 में सबमरीन केबल को क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था। प्रमुख चुनौतियां, एंकरिंग से होने वाला नुकसान, भूकंप और पुरानी होती इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याएं। ड्रग रूल्स 1945 अमेंडमेंट। नया संशोधन सेल या स्टेम सेल से बने उत्पादों, जीन थेरेपी उत्पादों और जेनोग्राफ्ट्स को केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण CLAA के दायरे में लाएगा। CLAA केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का एक विभाग है। अबाउट न्यूली इंक्लूडेड थेरेपीज। स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी ये रीजेनरेटिव मेडिसिन का एक रूप है, जो बीमार या चोटिल ऊतकों की मरम्मत, उन्हें बदलने या पुनर्जीवित करने के लिए स्टेम सेल का उपयोग करती है। स्टेम सेल विशेष कोशिकाएं होती हैं, जो आमतौर पर भ्रूण और वयस्क कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में बदलने और कुछ मामलों में स्वयं नवीनीकरण सेल्फ रिन्यूअल की क्षमता होती है। इसका उपयोग ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और पार्किंसंस रोग जैसी बीमारियों के इलाज में होता है। जीन थेरेपी ये एक तकनीक है जो किसी बीमारी या मेडिकल डिसऑर्डर के इलाज, रोकथाम या इलाज के लिए जीन का उपयोग करती है। इसका काम करने का तरीका ये है कि ये टूटे हुए जीन की नई प्रतियां जोड़ती है या मरीज की कोशिकाओं में खराब या गायब जीन को उसके स्वस्थ संस्करण थेराप्यूटिक जीन से बदल देती है। इसका उपयोग आनुवंशिक बीमारियों जैसे हीमोफीलिया और सिकल सेल रोग और अन्य विकारों जैसे ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। जीनोट्रांसप्लांटेशन ये कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवित गैर मानवीय पशु कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को मानव प्राप्तकर्ता में प्रत्यारोपित, इम्प्लांट या इन्फ्यूज किया जाता है। 2022 में आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर के दिल का पहला जेनोट्रांसप्लांटेशन किया गया था। इसका उपयोग कार्डियोलॉजी और आर्थोपेडिक्स के क्षेत्रों में होता है। प्रमोटिंग आयुर्वेदा ग्लोबली। ग्लोबल स्टेटस ऑफ आयुर्वेदा। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। आयुर्वेद का निर्यात 2014 में $1.09 बिलियन से बढ़कर 2023 में $2.16 बिलियन हो गया है, जो लगभग 150 देशों तक पहुंच रहा है। फॉर्मल रिकॉग्निशन। इसे WHO की ICD-11 मॉड्यूल 2 में शामिल किया गया है, जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के रोगों के वर्गीकरण को कोडबद्ध करती है। आयुर्वेद को संयुक्त अरब अमीरात और स्विट्जरलैंड जैसे लगभग 30 देशों में एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त है। की रिकमेंडेशंस। अवेलेबिलिटी। ग्लोबलाइज्ड वर्कफोर्स। विदेशी देशों में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए WHO मानक क्रेडेंशियल्स वाले चिकित्सकों के लिए एक ग्लोबल आयुर्वेद रजिस्टर बनाना।
इंटरनेशनल रिसर्च बेस, मल्टी कंट्री क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए इंटरनेशनल आयुर्वेद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और रिसर्च अलायंस की स्थापना करना। एक्सेप्टेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, निर्माण इकाइयों को WHO GMP मानकों के अनुरूप अपग्रेड करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विशेष आयुर्वेदिक फार्माकोपिया विकसित करना। लोकलाइजेशन, स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए फॉर्मुलेशन, लेबल और शब्दावली को स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों के अनुसार ढालना। प्रोपगेशन, ब्रांड पोजिशनिंग, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वैश्विक स्थलों पर मौजूदगी बढ़ाना, जबकि भारतीय दूतावासों को सूचना केंद्रों के रूप में सशक्त बनाना। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल MVT हब बनाकर और आयुष वीजा पैकेज पेश करके भारत को इंटीग्रेटिव केयर के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। प्रेजेंस इन ग्लोबल बॉडीज WHO और यूनेस्को जैसे वैश्विक निकायों में आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति और सांस्कृतिक विरासत मंचों में शामिल करना। कोर चैलेंजेस, लिमिटेड प्रोफेशनल मोबिलिटी, भारत में 355,000 से अधिक योग्य चिकित्सक हैं, लेकिन लगभग 95% देश के भीतर ही रहते हैं। कम्पेटिटिव प्रेशर, पारंपरिक चीनी चिकित्सा का वैश्विक स्तर पर प्रभाव अधिक है क्योंकि उन्हें दीर्घकालिक राज्य समर्थन और व्यापक विदेशी केंद्र मिले हैं। एविडेंस गैप्स, अंतर्राष्ट्रीय नियामकों द्वारा स्वीकृत प्रारूपों में वैज्ञानिक सत्यापन की कमी संदेह पैदा करती है, जिसके कारण उच्च मूल्य वाली आयुर्वेदिक दवाओं को चिकित्सीय दवाओं के बजाय आहार पूरक के रूप में बेचा जाता है। रोड सेफ्टी इन इंडिया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोर्थ ने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2024 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और मौतों पर चिंता जताई गई है। रोड सेफ्टी एज अ कंसर्न इन इंडिया, भारत में दुनिया के कुल वाहनों का केवल 1% हिस्सा है, लेकिन वैश्विक सड़क मौतों में भारत की हिस्सेदारी 11% है। 2024 में भारत में प्रतिदिन 485 सड़क मौतें दर्ज की गईं, जो 10 साल के औसत से अधिक हैं। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस फॉर सेफर रोड्स, व्हीकल टू व्हीकल V2V कम्युनिकेशन, टक्कर को रोकने के लिए वाहनों के बीच वास्तविक समय रियल टाइम डेटा साझा करना। ऑटोमेटेड इंसिडेंट डिटेक्शन, दुर्घटनाओं और वाहनों के खराब होने पर तेजी से आपातकालीन प्रतिक्रिया को सक्षम बनाना। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स ITS, AI सक्षम CCTV, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली और स्वचालित घटना पहचान प्रणाली। AI बेस्ड सर्वेलेंस, यातायात के नियमों के उल्लंघन और दुर्घटनाओं का वास्तविक समय में पता लगाना। स्पीड डिटेक्शन सिस्टम्स, तेज गति की पहचान करना और चालान को सक्षम बनाना। की मेजर्स फॉर सस्टेनेबल रोड्स, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, राजमार्ग निर्माण में प्लास्टिक कचरे, फ्लाई ऐश और औद्योगिक स्लैग का उपयोग। ग्रीन इंजीनियरिंग, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और औद्योगिक कचरे को कम करना। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, नीदरलैंड, सोलर रोड्स, जर्मनी, हाईवे, स्वीडन, डायनामिक वायरलेस चार्जिंग रोड्स और नॉर्वे, EV हाईवे चार्जिंग नेटवर्क जैसे देशों के टिकाऊ और ऊर्जा कुशल मॉडल अपनाना। AI हेलुसिनेशन, सर्वोच्च न्यायालय ने AI हेलुसिनेटेड उद्धरणों का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT के एक आदेश को रद्द कर दिया है। अबाउट AI हेलुसिनेशन, ये AI मॉडल द्वारा उत्पन्न गलत या भ्रामक परिणाम होते हैं। ये ऐसे पैटर्न या वस्तुओं को देखता है जो मौजूद नहीं हैं या मानव पर्यवेक्षकों के लिए अगोचर हैं, जिससे ऐसे आउटपुट बनते हैं जो बेतुके या पूरी तरह से गलत होते हैं। उदाहरण के लिए गूगल के बार्ड चैटबॉट ने गलत दावा किया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सौरमंडल के बाहर एक ग्रह की दुनिया की पहली तस्वीरें ली थीं। इसके लिए जिम्मेदार कारक अपर्याप्त प्रशिक्षण डेटा, मॉडल द्वारा की गई गलत धारणाएं या मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए गए डेटा में पूर्वाग्रह हैं। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, जर्मन अभियोजकों ने यूक्रेनी राज्य अधिकारियों पर 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों पर हुए विस्फोट के हमले का आदेश देने का आरोप लगाया है। अबाउट नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम रूस और जर्मनी के बीच एक प्रमुख प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। ये बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है। इसमें नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन शामिल हैं। महत्व, ये यूरोप, विशेष रूप से जर्मनी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये पारगमन देशों को दरकिनार करते हुए रूस से सीधे और विश्वसनीय गैस आपूर्ति प्रदान करती है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, जर्मन अभियोजकों ने यूक्रेनी राज्य अधिकारियों पर 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों पर हुए विस्फोट के हमले का आदेश देने का आरोप लगाया है। अबाउट नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम रूस और जर्मनी के बीच एक प्रमुख प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। ये बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है। इसमें नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन शामिल हैं। महत्व, इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स ISBS, कोल ब्लॉक्स एलोकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2026 ने परफॉर्मेंस बैंक गारंटी PBGS की जगह इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स ISBS के उपयोग को सक्षम बनाया है। ये सुधार वर्तमान में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम
1957 के तहत आवंटित कोल ब्लॉक्स को कवर करता है और बाद में इसे कोल माइंस विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 के तहत आवंटित कोल ब्लॉक्स तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स ISBS और परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज PBGS। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स ISBS यह एक बीमा कंपनी द्वारा जारी की गई वित्तीय गारंटी है जो सरकार को मुआवजा देती है यदि ठेकेदार या आवंटनकर्ता अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी PBGS यह बैंक द्वारा जारी की गई एक गारंटी है जो सुनिश्चित करती है कि प्रोजेक्ट डेवलपर अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करे। यदि डेवलपर चूक करता है तो सरकार बैंक से गारंटीकृत राशि वसूल सकती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI द्वारा जारी एनिमल डिस्कवरीज 2025 में 709 नए जीव रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें 483 नई प्रजातियां और 226 ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें भारत में पहली बार रिकॉर्ड किया गया है। अबाउट जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI। यह भारत का प्रमुख संस्थान है जो देश की जीव विविधता के सर्वेक्षण, खोज, वर्गीकरण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। की ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य उद्देश्य, राष्ट्रीय प्राणी संग्रह का रखरखाव और विकास, लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियों की स्थिति की समय समय पर समीक्षा करना आदि। इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र पूरे देश में फैले हुए हैं। माउंट एरेबस। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि माउंट एरेबस ज्वालामुखी गैस उत्सर्जित करता है जिसमें शुद्ध सोने के सूक्ष्म क्रिस्टल होते हैं। अबाउट माउंट एरेबस। लोकेशन, यह अंटार्कटिका के रॉस सागर में रॉस द्वीप पर स्थित है। की फीचर्स, यह दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें एक स्थायी लावा झील है। ये एक स्ट्रैटोवॉल्केनो है और प्रशांत महासागर बेसिन को घेरने वाली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। लोनार लेक। हाल ही में लोनार झील में बढ़ते जलस्तर ने कमलजा देवी मंदिर सहित पास के मंदिरों के कुछ हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। अबाउट लोनार लेक। लोकेशन, यह महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित है। ओरिजिन, इसका निर्माण लगभग 50,000 से 52,000 साल पहले हुआ था जब दक्कन के पठार की बेसाल्ट संरचनाओं में एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। ये सबसे बड़ी क्रेटर झीलों में से एक है। कंजर्वेशन, इसे वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय भू विरासत स्थल और रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। की फीचर्स, यूनिक बायोडाइवर्सिटी। इसमें पानी की 2 अलग अलग परतें, क्षारीय और खारी हैं, जिनमें ऐसे सूक्ष्मजीव पनपते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं। एंडोहाइक बेसिन, ये एक बंद ड्रेनेज बेसिन है जिसमें कोई आउटफ्लो नहीं है। मून रिजेम्बलेंस, झील की मिट्टी में मौजूद खनिज चंद्रमा की चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों से काफी मेल खाते हैं। बोरजुली वेटलैंड। बोरजुली वेटलैंड को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। अबाउट बोरजुली वेटलैंड। लोकेशन, यह असम के सोनितपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न प्रकार के जंगली चावल ओरिजा रूफीपोगोन के लिए जाना जाता है। यह वर्तमान समय में उगाए जाने वाले चावल ओरिजा सटीवा का जनक प्रोजेनिटर है। ये रोग और कीट प्रतिरोधी है और बाढ़ तथा खारेपन सलीन कंडीशंस की स्थितियों को सहन कर सकता है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये अद्वितीय और पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र हैं जिनमें समृद्ध जैव विविधता होती है, जिसमें उच्च स्थानिकता, हाई एंडेमिज्म और खतरे वाली प्रजातियों की उपस्थिति जैसे विशिष्ट घटक शामिल हैं। इसका नोटिफिकेशन, अधिसूचना, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के परामर्श से जैविक विविधता अधिनियम 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत जारी किया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चयन और प्रबंधन में राज्य सरकार को सलाह देता है। ग्रीन अमोनिया एंड मेथनॉल। हाल ही में एक भारतीय कंपनी ने ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के लिए प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ लंबी अवधि का ऑफटेक समझौता किया है। ग्रीन अमोनिया, यह एक तीखी गैस है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। चीन अमोनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्पादन हैबर-बॉश प्रक्रिया का उपयोग करके, जहां हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाया जाता है। महत्व, ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को कम करना, ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, अन्य नवीकरणीय रसायनों की तुलना में उच्च घनत्व है और हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ग्रीन मेथनॉल, मेथनॉल एक रंगहीन तरल है। अनुप्रयोग,
मुख्य रूप से फॉर्मुलाडेहाइड, एसिटिक एसिड और प्लास्टिक जैसे अन्य रसायनों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग इंजन के लिए ईंधन स्रोत के रूप में किया जा सकता है, लेकिन ये महंगा, ज्वलनशील है और इसके तेल के बराबर ईंधन की तुलना में दोगुने बड़े ईंधन टैंक की आवश्यकता होती है। उत्पादन: ग्रीन मेथनॉल का उत्पादन बायोमास जैसे कम कार्बन स्रोतों से या कार्बन कैप्चर के माध्यम से किया जाता है। इंडस वाटर्स ट्रीटी। भारत ने दोहराया है कि सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं कर देता। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इस संधि को स्थगित कर दिया था। अबाउट इंडस वाटर्स ट्रीटी। इसे 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें विश्व बैंक IBRD एक हस्ताक्षरकर्ता सुविधा प्रदाता था। ये संधि 1 अप्रैल 1960 से पूर्वव्यापी प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू हुई थी। शामिल नदियां: पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत को बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग के लिए आवंटित की गई हैं। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं। संधि के अनुसार भारत को घरेलू उद्देश्यों, गैर उपभोग्य उपयोगों, सिंचाई और रन ऑफ द रिवर जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सीमित उपयोग की अनुमति है। IWT के तहत विवाद समाधान। चरण 1: स्थायी सिंधु आयोग PIC, जिसमें प्रत्येक देश का एक आयुक्त होता है जो वैकल्पिक रूप से दोनों देशों में सालाना बैठक करते हैं। चरण 2: तटस्थ विशेषज्ञ विश्व बैंक द्वारा नियुक्त, जो एक बाध्यकारी निर्णय देता है। चरण 3: पक्षों के बीच समझौते पर या किसी भी पक्ष के अनुरोध पर मध्यस्थता न्यायालय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इम्प्लीकेशंस ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर्स ट्रीटी। पाकिस्तान के लिए खाद्य असुरक्षा। सिंधु प्रणाली पाकिस्तान की 80% से अधिक फसलों की सिंचाई करती है। विश्व बैंक। अर्थव्यवस्था। सिंधु प्रणाली पर निर्भर गेहूं, चावल और कपास ने 2022 में 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात अर्जित किया। बिजली और जल का संकट। पाकिस्तान की लगभग 1/3 बिजली जल विद्युत से आती है, जबकि देश पहले से ही जल तनावग्रस्त है। भारत के लिए जल संसाधनों का शस्त्रीकरण। पाकिस्तान के राज्य आतंक साठगांठ पर वैश्विक ध्यान केंद्रित है। हालांकि ये अपस्ट्रीम देशों, विशेष रूप से चीन के लिए ब्रह्मपुत्र पर समान रणनीतियों को अपनाने के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। एक जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता के रूप में विश्वसनीयता। एक तरफा निलंबन को संधि प्रतिबद्धताओं को कमजोर करने के रूप में देखा जा सकता है। पारिस्थितिक असंतुलन। नई जल अवसंरचना परियोजनाएं जैव विविधता से समृद्ध और भूकंपीय रूप से संवेदनशील सिंधु बेसिन को प्रभावित कर सकती हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR। अगस्त 2027 में व्यावसायिक सेवा शुरू होने की उम्मीद है और ये प्रोजेक्ट देश भर में भविष्य के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में काम करेगा। भारत ने लगभग 4000 किलोमीटर को कवर करने वाले 7 अतिरिक्त हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान की है, जिस पर 16 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश का अनुमान है। अबाउट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल MAHSR प्रोजेक्ट। 508 किलोमीटर कॉरिडोर को 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचने में सक्षम ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह वंदे भारत ट्रेनों 180 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज है। फंडिंग का 81% हिस्सा जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी JICA के माध्यम से आता है। शेष लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। कार्यान्वयन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL। ये रेल मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार और महाराष्ट्र तथा गुजरात की सरकारों की इक्विटी भागीदारी के साथ एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। प्रमुख तकनीकी विशेषताएं। जापानी शिंकानसेन आधारित 2 गुना 25 किलोवोल्ट ओवरहेड विद्युतीकरण। शिंकानसेन प्रणाली क्रैश अवॉइडेंस सिद्धांत, पूर्ण सिस्टम दृष्टिकोण, प्रभावी O&M, संगठन और कर्मियों के प्रशिक्षण और विकास पर आधारित है। जापान की J-Slab बैलास्टलेस ट्रैक तकनीक भारत में पहली बार इस्तेमाल की जा रही है। ट्रैक सिस्टम में 4 मुख्य घटक होते हैं: RC ट्रैक बेड, सीमेंट डामर मोटार CAM, प्रीकास्ट ट्रैक स्लैब और फास्टनरों के साथ रेल। MAHSR का महत्व। स्थानीय मिट्टी की स्थितियों के अनुसार अनुकूलित सामान्य इंजीनियरिंग मानकों का उपयोग करके भविष्य के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए एक मानकीकृत मॉडल विकसित करना, जिससे कम लागत, तेज निष्पादन और आसान खरीद सक्षम हो सके। अदर की एफर्ट्स बाय इंडिया टुवर्ड्स इंडिजिनाइजिंग HSR। हाई स्पीड ट्रेन सेट का विकास, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF द्वारा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BML की साझेदारी में 280 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है। विशेष घटकों का निर्माण, इसमें स्लैब ट्रैक सिस्टम B28 कोच, जो आदित्य सुविधा बेंगलुरु में विकसित किए जा रहे हैं, आदि शामिल हैं। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इन गवर्नेंस। होल ऑफ गवर्नमेंट WOG अप्रोच का अर्थ
शासन का एक ऐसा तरीका है जहां अलग अलग सरकारी विभाग और मंत्रालय मिलकर काम करते हैं ताकि वे साझा लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें जिन्हें कोई एक एजेंसी अकेले नहीं सुलझा सकती। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी समस्याएं। की बेनिफिट्स ऑफ वोजी अप्रोच। एनहांस्ड पॉलिसी कोहेरेंस ये सुनिश्चित करता है कि अलग अलग विभाग एक दूसरे के विपरीत काम न करें, जिससे शासन में अधिक स्थिरता आती है। उदाहरण के लिए नई सड़कों का निर्माण होने के तुरंत बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए उन्हें दोबारा खोदना। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं और एकीकृत सेवा वितरण अनावश्यक कार्यों को कम करते हैं और संसाधनों के आवंटन को अनुकूलित करते हैं। उदाहरण के लिए पोषण अभियान 26 से अधिक मंत्रालयों को एक साथ लाता है ताकि कुपोषण से निपटा जा सके, क्योंकि ये केवल भोजन से हल नहीं हो सकता। इसके लिए स्वच्छ पानी और टीकाकरण जैसी चीजों की भी आवश्यकता होती है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन ये वित्तीय, मानवीय और तकनीकी संसाधनों को एक साथ लाता है, जिससे देरी और लागत में वृद्धि कम होती है और ज्ञान साझा करने की सुविधा मिलती है। इंक्रीज्ड पब्लिक ट्रस्ट नागरिकों को मंजूरी के लिए कई विभागों के चक्कर लगाने के बजाय एकीकृत प्लेटफॉर्म सिंगल विंडो समाधान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जान समर्थ पोर्टल विभिन्न मंत्रालयों की 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। रैपिड क्राइसिस रिस्पांस जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया, वोजी अप्रोच राष्ट्रीय आपात स्थितियों के लिए एक एकीकृत और समय पर प्रतिक्रिया की अनुमति देता है। अदर्स यह काम में दोहराव को कम करता है और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ाता है। की इनिशिएटिव्स टेकन इन इंडिया। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत करता है। इंडिया स्टैक आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर जैसी बुनियादी डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एकीकरण डिजिटल सेवा वितरण में वोक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रगति प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कार्यान्वित ये त्वरित परियोजना कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों को शामिल करके प्रशासनिक बाधाओं, साइलोस को दूर करता है। विश्व बैंक WB द्वारा जलवायु वित्त लक्ष्यों को हटाने के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। वर्ल्ड बैंक ड्रॉप्स क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट्स। अमेरिका बैंक का सबसे बड़ा शेयरहोल्डर की असहमति के बाद विश्व बैंक ने 45% क्लाइमेट को बेनिफिट्स लक्ष्य और क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान CCAP में 35% लक्ष्य को वापस लेने का संकेत दिया है। हालांकि विश्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसका जलवायु पर काम पूरी तरह से क्लाइंट संचालित रहेगा। अबाउट CCAP। उत्पत्ति ये 2016 में पेरिस समझौते के बाद 5 साल की क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान 2016-2020 के रूप में शुरू किया गया था। इसकी उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए 2021-2025 को कवर करने वाले दूसरे CCAP ने जलवायु वित्त के लिए 35% आवंटित किया था। इसे 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया था। उद्देश्य शमन, मिटिगेशन और अनुकूलन अडैप्टेशन के लिए क्लाइंट देशों और निजी क्षेत्र के क्लाइंट्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता बढ़ाना। की इम्प्लीकेशंस ऑफ WB विथड्रॉल। WB की महत्वपूर्ण भूमिका। वित्त वर्ष 2025 में विश्व बैंक के 48% वित्तपोषण में जलवायु को बेनिफिट शामिल थे, जिसमें भारत के यूपी, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों को लक्षित करने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल थीं। क्लाइमेट को बेनिफिट्स वे वित्तीय संसाधन हैं जो जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन से जुड़े सकारात्मक लाभ प्रदान करते हैं। वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई। UNFCCC की COP29 में अपनाए गए नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य NCQG के लिए सभी स्रोतों से 2035 तक विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण को प्रति वर्ष कम से कम 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की मांग की गई है। मौजूदा जलवायु वित्त अंतर। यूनेप की 2025 एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में अनुकूलन वित्त पोषण की आवश्यकता वर्तमान प्रवाह की तुलना में 12-14 गुना अधिक है। नीति आयोग के अनुसार भारत को 2070 तक 22.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश की आवश्यकता है। विकास का मुख्य चालक ऊर्जा सुरक्षा। ईरान युद्ध ने संक्रमणकालीन ईंधन के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस की व्यवहार्यता पर संदेह पैदा कर दिया है, जिससे नवीकरणीय विकल्पों की मांग बढ़ गई है।
यहाँ माली के बारे में जानकारी दी गई है। प्लेस इन न्यूज माली। राजधानी बमाको। भारत और माली ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग को गहरा करने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने हेतु इंडिया माली फोरम का उद्घाटन किया है। पॉलिटिकल फीचर्स। ये पश्चिमी अफ्रीका के सहारा और साहिल क्षेत्रों में स्थित एक भू-आबद्ध लैंडलॉक्ड देश है। साहिल उत्तर में शुष्क सहारा, रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना के बेल्ट के बीच का एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है। थल सीमाएं। उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर और बुर्किना फासो, दक्षिण में कोटे डी आइवर और गिनी और पश्चिम में सेनेगल तथा मॉरिटानिया। जियोग्राफिकल फीचर्स। प्रमुख नदियां। नाइजर, सेनेगल। सबसे ऊंची चोटी होम्बोरी टोंडो। प्रमुख हवाएं अलीजे, व्यापारिक हवाएं हरमट्टन। प्रमुख खनिज सोना, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, लिथियम। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम CMPS। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने वैश्विक शिपिंग प्रमुख AP मोलर मर्स्क के लिए भारत में निर्मित पहले निर्यात आयात एक्जिम शिपिंग कंटेनर का अनावरण किया है। ये कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम CMPS के अनुरूप है। अबाउट CMPS। उत्पत्ति 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय बजट 2026 में घोषित। उद्देश्य कंटेनर निर्माण इकाइयों की स्थापना और विस्तार का समर्थन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। इसमें वार्षिक विनिर्माण क्षमता को 10 गुना बढ़ाकर 7.5 लाख TEUs तक करने की परिकल्पना की गई है। मंत्रालय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने कई हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए पूंजी अधिग्रहण को मंजूरी दी है। DACS अध्यक्ष रक्षा मंत्री लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान के तहत पूंजी अधिग्रहण को सैद्धांतिक इन प्रिंसिपल मंजूरी देता है और अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करता है। की वेपन सिस्टम अप्रूव्ड। आकाश तरंग भारतीय सेना के लिए एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। ये हार्ड किल के विपरीत केवल फ्रीक्वेंसी को बाधित करता है, GPS GNSS को जैम करता है और ड्रोन व ऑपरेटर के बीच संचार को तोड़ता है। सॉफ्ट किल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO द्वारा विकसित, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर से अधिक है और यह बराक -8 मिसाइल पर आधारित है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए ये स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS। केंद्र सरकार ने कुछ ई-रिक्शा को रिमोट से बंद करने के दुरुपयोग की खबरों के बाद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS से जुड़े ऐप्स को हटाने का निर्देश दिया है। अबाउट BMS। ये मुख्य रूप से बैटरी की स्थिति को ट्रैक करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य बैटरी पैक के अंदर अलग अलग बैटरी सेल के प्रदर्शन में अंतर को खत्म करना है ताकि वे समान रूप से काम कर सके। यह बड़ी क्षमता वाली लिथियम आयन बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन EV में शामिल होता है और बैटरी के सर्विस लाइफ को बढ़ाने और इसके सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑटोमोटिव 50% बाजार हिस्सेदारी के साथ BMS के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है। कई BMS यूनिट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का समर्थन करती हैं, जिससे उपयोगकर्ता और सर्विस सेंटर स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से बैटरी की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। सिटॉप्सिस इंडिका इंडियन डोरी। आईकार सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ICARCMFRI कोच्चि ने केरल के पास अरब सागर से एक नई गहरे समुद्र की मछली साइटॉप्सिस इंडिका इंडियन डोरी की खोज की है। अबाउट सिटॉप्सिस इंडिका इंडियन डोरी। ये पूर्वी लक्षद्वीप सागर के महाद्वीपीय ढलान के साथ 350-500 मीटर की गहराई पर पाई गई थी। DNA विश्लेषण ने अपने जीनस की अन्य सभी ज्ञात प्रजातियों से एक स्पष्ट आनुवंशिक भिन्नता का खुलासा किया, जिससे एक लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण संबंधी त्रुटि में सुधार हुआ है। अब तक हिंद महासागर में देखी गई मछली को साइटॉप्सिस रोजिया माना जाता था, जो एक ऐसी प्रजाति है जिसका वितरण अब अटलांटिक महासागर तक ही सीमित है। नेशनल SC/ST हब NSSH स्कीम। नेशनल SC/ST हब NSSH योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई एक केंद्रित पहल है। अबाउट NSSH स्कीम। लॉन्च 2016 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के तहत। कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC। उद्देश्य SC/ST उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करना।
SC/ST उद्यमों को MSES के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति 2012 के तहत अनिवार्य 4% खरीद उपलक्ष्य को पूरा करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना। स्टैंड अप इंडिया पहल के तहत अवसरों का लाभ उठाना। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड MDF के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय MOPSW ने मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड MIF पर एक उद्योग परामर्श आयोजित किया, जिसे वर्तमान में मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड MDF के तहत स्थापित किया जा रहा है। MDF की स्थापना सितंबर 2025 में मैरीटाइम क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस पूंजी के साथ की गई थी। MDF के 2 घटक हैं। मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड MIF 20,000 करोड़ रुपए। इसमें भारत सरकार का योगदान 49% है और शेष राशि अन्य संस्थागत, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी निवेशकों से जुटाई जाती है। इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड IIF 5,000 करोड़ रुपए। इसे पूरी तरह से भारत सरकार के बजटीय समर्थन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। नेशनल SC/ST हब NSSH योजना के बारे में मुख्य जानकारी। उद्देश्य: ये योजना अनुसूचित जाति SC और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के आय वर्गीकरण इनकम क्लासिफिकेशन का विवरण यहाँ दिया गया है। वर्ल्ड बैंक इनकम क्लासिफिकेशन। विश्व बैंक ने वियतनाम, श्रीलंका, फिलीपींस, जॉर्डन और माइक्रोनेशिया को उच्च मध्यम आय अपर मिडिल इनकम वाले देशों का दर्जा दिया है। भारत वर्तमान में एक निम्न मध्यम आय लोअर मिडिल इनकम वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अबाउट WB इनकम क्लासिफिकेशन। प्रयुक्त पद्धति। इसमें एटलस पद्धति एटलस मेथोडोलॉजी का उपयोग करके अमेरिकी डॉलर में मापी गई प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI पर कैपिटा का आधार लिया जाता है। वर्तमान वर्गीकरण। निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं GNI $1,175 या उससे कम। निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्थाएं GNI $1,176 और $4,635 के बीच। उच्च मध्यम आय अर्थव्यवस्थाएं $4,636 और $14,375 के बीच। उच्च आय अर्थव्यवस्थाएं $14,375 से अधिक। हर साल 1 जुलाई को विश्व बैंक पिछले कैलेंडर वर्ष के अनुमानों के आधार पर इन वर्गीकरणों को अपडेट करता है। महत्व: यह वर्गीकरण यह निर्धारित करता है कि कौन से देश रियायती ऋण, कंसेशनल लोन्स और विकास सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विश्व बैंक के आय वर्गीकरण का विवरण इस प्रकार है। विश्व बैंक ने वियतनाम, श्रीलंका, फिलीपींस, जॉर्डन और यहाँ AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन के बारे में जानकारी दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक को हाल ही में लॉन्च की गई AI फॉर गुड ग्लोबल कमीशन का संस्थापक सदस्य नामित किया गया है। यह आयोग 40 से अधिक संस्थापक सदस्यों को एक साथ लाता है, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख, उद्योग के CEO, शीर्ष अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रमुख शामिल हैं। इसका उद्देश्य विश्वास को मजबूत करने, पहुंच का विस्तार करने और AI की क्षमता को अनलॉक करने के लिए व्यावहारिक रास्ते परिभाषित करना है। इसका नेतृत्व इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU द्वारा किया जाता है। ITU 1865 में स्थापित एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट ऑर्बिट के वैश्विक उपयोग का समन्वय करती है और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानक स्थापित करती है। संशोधित उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के बारे में मुख्य जानकारी नीचे दी गई है। उद्देश्य: ये योजना विमानन आधारित विकास में तेजी लाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। अवधि: ये योजना 10 वर्षों वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2035-36 तक के लिए है। परिव्यय: इसका कुल बजट 28,840 करोड़ रुपए है। प्रमुख घटक: हवाई अड्डों का विकास कैपेक्स, मौजूदा अनस्वर्ड हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डों का विकास करना। परिचालन और रखरखाव O&M सहायता, लगभग 441 RCS ओनली हवाई अड्डों के लिए 3 वर्षों तक सहायता प्रदान करना। 200 आधुनिक हेलीपैड का विकास। अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार के लिए पहाड़ी, दूरस्थ, द्वीपीय और आकांक्षी क्षेत्रों में इनका निर्माण करना। व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण VGF, क्षेत्रीय मार्गों को बनाए रखने के लिए एयरलाइन ऑपरेटरों को 10 वर्षों में 10,043 करोड़ रुपए का समर्थन देना। आत्मनिर्भर भारत विमानन, दूरदराज और कठिन इलाकों में विमानन क्षमता को मजबूत करने के लिए स्वदेशी विमान खरीद, जैसे HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और HAL डॉर्नियर विमान को बढ़ावा देना। उड़ान योजना के बारे में सामान्य जानकारी। लॉन्च अक्टूबर 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति NCAP 2016 के तहत संकल्पित। प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र की योजना। मंत्रालय: नागरिक उड्डयन मंत्रालय।
कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आई। उद्देश्य, विमानन को लोकतांत्रिक बनाना, उड़ान को सुलभ और किफ़ायती बनाना तथा टियर 2 और टियर 3 शहरों के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करना। उपलब्धियां: 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों पर 669 मार्ग चालू किए गए, जिससे 1.66 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाभ हुआ। व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण VGF के रूप में 4593.28 करोड़ रुपए वितरित किए गए। भारत के हवाई अड्डा नेटवर्क को 74 2014 से बढ़ाकर 159 2024 करने में योगदान दिया। क्या आप इस योजना या किसी अन्य विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं? ये समझौता 1996 की इंडिया इजराइल द्विपक्षीय निवेश संधि BIT की जगह लेता है, जिसे 2017 में समाप्त कर दिया गया था। समझौते का मुख्य उद्देश्य और BIT के बारे में जानकारी। यह सरकारों के विनियमित करने के संप्रभु अधिकार के साथ निवेशक सुरक्षा को संतुलित करते हुए निवेश को बढ़ावा देना चाहता है। संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन 1969 के तहत संधि, ट्रीटी और समझौते अग्रीमेंट के बीच कोई वास्तविक कानूनी अंतर नहीं है। BIT दो देशों के बीच पारस्परिक समझौते हैं जो एक दूसरे के क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इनका उद्देश्य निवेशकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने और एक स्थिर निवेश वातावरण बनाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत BIT अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून के अनुच्छेद 38(1)(a) के अंतर्गत आते हैं। भारत ने 2015 में नया मॉडल BIT टेक्स्ट स्वीकृत किया, जिसने भारतीय मॉडल BIT 1993 की जगह ली। तब से 2015 के मॉडल टेक्स्ट का उपयोग BIT और निवेश की पुनः बातचीत के लिए किया जा रहा है और बजट 2025-26 में सरकार ने BIT ढांचे की समीक्षा की घोषणा की थी। इंडिया इजराइल BIT की मुख्य विशेषताएं। निवेश संरक्षण, यह दोनों देशों के निवेशकों द्वारा किए गए निवेश की सुरक्षा करता है। सशस्त्र संघर्ष के दौरान मुआवजा, युद्ध, सशस्त्र संघर्ष या नागरिक अशांति के कारण नुकसान झेलने वाले निवेशकों को मुआवजे के संबंध में गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार प्राप्त होगा। विनियमन का अधिकार, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा और सार्वजनिक कल्याण के लिए विनियमित करने की सरकार की शक्ति को संरक्षित करता है। निवेशक राज्य विवाद निपटान, ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। भारत के अन्य बिट्स: इंडिया उज्बेकिस्तान बिट 2024, इंडिया संयुक्त अरब अमीरात बिट 2024, ब्राजील इंडिया बिट 2020, इंडिया किर्गिस्तान बिट 2019, बेलारूस इंडिया BIT 2018। सर, क्या आप इन विषयों में से यहाँ AI और आधुनिक युद्ध AI इन वॉरफेयर से संबंधित जानकारी दी गई है। आधुनिक युद्ध को AI कैसे बदल रहा है? AI सक्षम युद्ध क्षेत्र जागरूकता। AI प्लेटफॉर्म सैटेलाइट, रडार, सेंसर और सोशल मीडिया से डेटा को एकीकृत करके डिजिटल किल वेब बनाते हैं, जिससे जुड़ाव का समय कम हो जाता है। उदाहरण के लिए यूक्रेन का डेल्टा प्लेटफॉर्म। रियल टाइम डेटा विश्लेषण, निगरानी प्रणालियों से प्राप्त विशाल डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसका उपयोग होता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी पहल प्रोजेक्ट मावेन। मिनोटॉर वॉरफेयर, इसमें AI और मानव कमांडर एक एकीकृत युद्ध नेटवर्क के रूप में काम करते हैं, जैसे अमेरिका का YFQ-44A फ्यूरी, जो एक AI सक्षम सहयोगी लड़ाकू विमान है। इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रेकी ISR AI, दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक करने और व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए विशाल डेटासेट का विश्लेषण करता है, जैसे हमास के लक्ष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली लेवेंडर AI प्रणाली। AI युद्ध में भारत को क्या करने की आवश्यकता है? एक स्वदेशी AI सक्षम डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के रूप में AI बैटलफील्ड प्लेटफॉर्म विकसित करना। स्वायत्त ड्रोन स्वार्म्स को सक्षम बनाना, जिसके लिए स्वार्म समन्वय, लक्ष्य पहचान और स्वायत्त जुड़ाव के लिए AI सॉफ्टवेयर विकसित करना आवश्यक है। स्पेस आधारित ISR को बढ़ाना, जिसके लिए निरंतर निगरानी और आक्रामक ISR के लिए लो अर्थ ऑर्बिट लियो उपग्रह नक्षत्रों का विस्तार करना होगा। रक्षा तकनीक निवेश बढ़ाना और ड्रोन इन्वेंट्री का विस्तार करना। रक्षा क्षेत्र में भारत की AI पहल, विश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क और दिशा निर्देशों का मूल्यांकन। सशस्त्र बलों में जिम्मेदार AI को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा लॉन्च किया गया। AI आधारित अपराध और खतरा भविष्यवाणी, भविष्य की खुफिया जानकारी और हमले के पूर्वानुमान के लिए बेल द्वारा विकसित अनांत एडवर्सरी नेटवर्क एनालिसिस टूल का उपयोग। प्रोजेक्ट सीकर, निगरानी, गैरिसन सुरक्षा और जनसंख्या निगरानी के लिए भारतीय सेना द्वारा विकसित AI सक्षम प्रणाली। AI टास्क फोर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए AI का रणनीतिक कार्यान्वयन, जिसकी अध्यक्षता C. चंद्रशेखरन करते हैं। सर, क्या आप इन विषयों में से किसी विशेष पर अधिक जानकारी चाहते हैं? गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण सॉल्व ग्राउंड टेस्ट का विवरण यहाँ दिया गया है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स सॉल्व सॉलिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसरो इंटीग्रेटेड पैराशूट टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में सॉल्वी का विकास कर रहा है। सॉल्व के बारे में, इसका उद्देश्य गगनयान मिशन क्रू मॉड्यूल के डिसेलरेशन पैराशूट सिस्टम को मान्य करना है। ये क्रू मॉड्यूल को 10-17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाता है, जिसके बाद अलगाव होता है और 10 पैराशूट का उपयोग करके समुद्र में स्प्लैशडाउन सुरक्षित लैंडिंग होता है। इसका सॉलिड मोटर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के स्ट्रैप ऑन मोटर से लिया गया है, जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। गगनयान मिशन के बारे में, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसका लक्ष्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में 3 दिनों के लिए भेजना है, जिसके बाद भारतीय जल क्षेत्र में सुरक्षित स्प्लैशडाउन होगा। गगनयान के पहले मानव रहित मिशन को गाइनॉइड महिला रोबोट व्योमित्रा द्वारा पूरा किया जाएगा। गगनयान मिशन के घटक ह्यूमन रेटेड LVM-3 HLVM-3 यह एक 3 चरण वाला रॉकेट है, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, और ये क्रू एस्केप सिस्टम CES से लैस है। क्रू एस्केप सिस्टम CES ये एक आपातकालीन एस्केप तंत्र है जो क्रू मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल से तेजी से अलग कर देता है। ऑर्बिटल मॉड्यूल OMESD अंतरिक्ष यान है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। क्रू मॉड्यूल ऑन CM लाइफ सपोर्ट के साथ एक दबाव युक्त रहने योग्य मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल SM यह प्रणोदन, प्रपल्शन, बिजली और थर्मल कंट्रोल प्रदान करता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम LSS-EC ये क्रू मॉड्यूल के अंदर पृथ्वी जैसा वातावरण बनाए रखता है। थर्मल प्रोटेक्शन एंड रिकवरी सिस्टम इसमें हीट शील्ड, पैराशूट और समुद्री रिकवरी सिस्टम आदि शामिल हैं। ह्यूमन सेंट्रिक टेक्नोलॉजीज इसमें मानव कारक इंजीनियरिंग, ह्यूमन फैक्टर्स इंजीनियरिंग, बायो एस्ट्रोनॉटिक्स आदि शामिल हैं। ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज -OCSEA के संबंध में जानकारी यहाँ दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंस्टाग्राम को ऐसी सभी विज्ञापनों और सामग्री को अक्षम डिसेबल करने का निर्देश दिया है जो बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री CSEAM तक पहुंच को सुविधाजनक बनाते हैं। OCSEA में बच्चों को यौन रूप से प्रताड़ित करने और या उनका यौन शोषण करने के साधन के रूप में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। OCSEA के प्रकार: ऑनलाइन ग्रूमिंग, यौन शोषण या दुर्व्यवहार को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन बच्चे के साथ विश्वास कायम करना। CSEAM बाल यौन शोषण को दर्शाने वाली छवियों, वीडियो का निर्माण, अधिकार, साझा करना या वितरण करना। सेक्सटॉर्शन अंतरंग छवियों या वीडियो का उपयोग करके बच्चे को मजबूर करना या ब्लैकमेल करना। ऑनलाइन लुभाना, प्रलोभन, ऑनलाइन एंटाइसमेंट सोलिसिटेशन किसी बच्चे को यौन बातचीत या गतिविधियों में शामिल होने के लिए राजी या मजबूर करना। अन्य इसमें बाल यौन शोषण की लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन तस्करी और भर्ती, हानिकारक यौन सामग्री का संपर्क, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण शामिल हैं। ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम: POCSO अधिनियम, IT अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उपयोग करके कानूनी प्रवर्तन को मजबूत करना। उदाहरण के लिए इंटू जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस बनाम S. हरीश 2024 में ये माना गया कि CSEAM का कब्जा और प्रसार POCSO और IT अधिनियम के तहत दंडनीय है। सहमति: ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नैतिकता पर केंद्रित आयु उपयुक्त यौन शिक्षा शुरू करना। बाल संरक्षण, साइबर सुरक्षा और POCSO प्रावधानों पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना। जोखिम वाले बच्चों और युवाओं की पहचान करना और उन्हें समय पर परामर्श और व्यवहार संबंधी सहायता प्रदान करना। जीवित बचे लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास और शैक्षिक सहायता का विस्तार करना। भारत द्वारा की गई पहल: POCSO अधिनियम 2012 धारा 15 CSEAM के भंडारण और कब्जे को अपराधी बनाती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संशोधित 2008 धारा 67B इलेक्ट्रॉनिक रूप से बाल यौन शोषण सामग्री को प्रकाशित करने, ब्राउज करने, प्रसारित करने या एकत्र करने को अपराधी बनाती है। IT नियम 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों को CSEAM की सक्रिय रूप से पहचान करने, उसे हटाने और उस तक पहुंच को ब्लॉक करने का निर्देश देते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 यौन शोषण के प्रति संवेदनशील बच्चों के लिए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करता है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989 भारत द्वारा इसका अनुसमर्थन ऑनलाइन और ऑफलाइन यौन शोषण से बच्चों की रक्षा करने की प्रतिबद्धताओं को मजबूत करता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901-1953 के बारे में मुख्य जानकारी यहाँ दी गई है। परिचय: उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। 1926 में इंग्लिश बार में शामिल होने के बाद वे एक बैरिस्टर के रूप में योग्य हुए। 1934 में 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने।
1929 में उन्हें बंगाल विधान परिषद के लिए चुना गया था। प्रमुख योगदान: उन्होंने बंगाल अकाल 1943 के दौरान महत्वपूर्ण मानवीय भूमिका निभाई थी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें संसद का शेर, द लायन ऑफ पार्लियामेंट की उपाधि दी गई थी। 1940 में वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष बने। उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। वे पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। अन्य जानकारी: उनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियों में लीव्स फ्रॉम ए डायरी और ए फेज ऑफ द इंडियन स्ट्रगल आदि शामिल हैं। उनके मूल्यों में नेतृत्व, सहानुभूति, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विशिष्टता आदि शामिल थे। पंडावानी के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। पंडावानी छत्तीसगढ़ से उत्पन्न होने वाली एक पारंपरिक कथा लोक कला है। यह प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत में निहित है। इसके प्रदर्शन में संगीत, वर्णन, संवाद और नाटकीय अभिनय का संयोजन होता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं। वेदमती: इसमें कथावाचक भूम्बो नामक एक तार वाले वाद्य यंत्र को बजाते हुए कहानियों का पाठ करता है। कपालिक: इसमें एकल प्रदर्शन शामिल है जहां कलाकार न केवल वर्णन करता है बल्कि महाकाव्य के विभिन्न पात्रों का अभिनय भी करता है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध पंडावानी गायिका तीजनबाई, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, छत्तीसगढ़ से एकमात्र व्यक्ति थीं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन शुरू की गई है। इस योजना के बारे में मुख्य बिंदु: ये नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा है। 2019 के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 7 करोड़ से अधिक लोग मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकार से प्रभावित हैं। ये योजना रोकथाम, जागरूकता, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्संयोजन पर केंद्रित है। ये नशामुक्त भारत अभियान 2020 के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करती है। यह गैर सरकारी संगठनों NGOs, नशामुक्ति के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों IRCAS और समुदाय आधारित पीयर लेड हस्तक्षेपों CPLI का समर्थन करती है। ये अनुसंधान, प्रशिक्षण, IEC गतिविधियों और आजीविका सहायता को बढ़ावा देती है। ये संपूर्ण सरकार, होल ऑफ गवर्नमेंट और संपूर्ण समाज, होल ऑफ सोसाइटी के दृष्टिकोण को अपनाती है। सर, क्या आप इस कार्य योजना या किसी अन्य विषय पर और जानकारी चाहते हैं? हायाबुसा -2 मिशन के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। हायाबुसा -2 जापान का क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है, जिसे जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA द्वारा विकसित किया गया है। क्षुद्र ग्रह छोटी चट्टानी या धात्विक वस्तुएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं और मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाई जाती हैं। ये मिशन 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और 6 दिसंबर 2020 को क्षुद्र ग्रह के नमूने पृथ्वी पर वापस लाया था। इसने कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह रयुगु का पता लगाया। तब से ये जुलाई 2031 में एक नए लक्ष्य, क्षुद्र ग्रह 1998 KY26 तक पहुंचने के लिए एक विस्तारित मिशन पर है। ये किसी क्षुद्र ग्रह पर रोवर्स तैनात करने वाला पहला मिशन है। नोट: ओसाइरिस रेक्स नासा का क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन है जो 2023 में क्षुद्र ग्रह बेन्नू से नमूने पृथ्वी पर वापस लाया था। क्या आप इस मिशन या किसी अन्य विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं, सर? हिमालयन पैंगोलिन के बारे में मुख्य जानकारी नीचे दी गई है। वर्गीकरण: हिमालयन पैंगोलिन, जिसे पहले चीनी पैंगोलिन की उपप्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अब एक अलग प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई है। विकास: वैज्ञानिकों ने पाया कि लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक प्लेस्टोसीन युग प्लाइस्टोसीन ईपॉक के दौरान जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज ने इन दो वंशों को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हिमालयन पैंगोलिन मनीस औरिता के बारे में वितरण: ये दक्षिणी हिमालय की तलहटी, नेपाल, दक्षिण तिब्बत और असम सहित पूर्वोत्तर भारत तक सीमित है। विशेषताएं: ये चीनी पैंगोलिन की तुलना में औसतन बड़ा होता है। इसमें विरोधाभासी रूप से काफी छोटे कान होते हैं। इसकी नाक की हड्डी छोटी और चौड़ी होती है। पैंगोलिन के बारे में सामान्य जानकारी: ये अत्यधिक घ्राण, गंध पर निर्भर रहने वाले शल्की स्तनधारी स्केली मैमल्स हैं जिनमें बड़े घ्राण बल्ब
ऑल्फैक्टरी बल्ब और टर्बाइनल होते हैं और ये चींटियों तथा दीमकों को खोजने के लिए गंध का उपयोग करते हैं। सुरक्षा के लिए वे गेंद की तरह गोल हो जाते हैं। इनके लिए मुख्य खतरे अवैध शिकार, इनब्रीडिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार हैं। विश्व स्तर पर पैंगोलिन की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें भारतीय पैंगोलिन, मानिस क्रासिकॉर्डाटा भी शामिल है। सर, क्या आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं? चांगपा समुदाय के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। परिचय। चांगपा लद्दाख के चांगथांग पठार में रहने वाला एक अर्ध खानाबदोश सेमी नोमैडिक पशुपालक समुदाय है। निवास। वे मुख्य रूप से चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में रहते हैं। व्यवसाय। वे स्वदेशी चांगथांगी चांगरा बकरियों का पालन करते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध पश्मीना कश्मीरी ऊन का उत्पादन करती हैं। जीवन शैली। वे मौसमी प्रवास सीजनल ट्रांसह्यूमेंस का अभ्यास करते हैं और याक तथा भेड़ों का भी पालन करते हैं। दर्जा। उन्हें भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी के रूप में मान्यता प्राप्त है। भूमिका। वे लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले पशुपालक पारिस्थितिकी तंत्र और पारंपरिक पश्मीना विरासत के संरक्षक हैं। लद्दाख प्रशासन ने पश्मीना मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और चांगपा पशुपालक समुदाय की आजीविका को बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। सर, क्या आप इस समुदाय या किसी अन्य डायरेक्ट सीडेड राइस डीएसआर के बारे में जानकारी? यह चावल की खेती की एक ऐसी विधि है जो पानी और श्रम की बचत करती है। इस विधि में बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है, जिससे नर्सरी तैयार करने और रोपाई करने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। इसका अभ्यास ब्रॉडकास्टिंग या सीड ड्रिल्स का उपयोग करके ड्राई सीडिंग, वेट सीडिंग या वाटर सीडिंग के माध्यम से किया जा सकता है। ये खेती की लागत और मीथेन उत्सर्जन को कम करता है और समय पर बुवाई को सक्षम बनाता है। इष्टतम उपज के लिए इसमें प्रभावी खरपतवार प्रबंधन और उचित जल नियंत्रण की आवश्यकता होती है। एल नीनो के कारण उत्पन्न जल संकट के बीच किसान इस विधि को तेजी से अपना रहे हैं। नोट। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एसआरआई पानी के उपयोग को कम करते हुए उपज बढ़ाने के लिए युवा पौधों, अधिक दूरी और रुक कर सिंचाई का उपयोग करने वाली चावल की खेती की एक विधि है। सर, क्या आप इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जीपीआई के बारे में मुख्य जानकारी यहाँ दी गई है। भारत की रैंकिंग। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जीपीआई में भारत की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में एक स्थान गिरकर 125वें स्थान पर आ गई है। इंडेक्स का उद्देश्य यह मूल्यांकन करता है कि पासपोर्ट नागरिकों को कितनी प्रभावी ढंग से यात्रा करने, निवेश करने, सुरक्षित रूप से रहने और वैश्विक अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। प्रकाशक। इसे ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कवरेज। ये 200 देशों को कवर करता है। मूल्यांकन का तरीका। यह पासपोर्ट की मजबूती का आकलन करने के लिए 3 मुख्य स्तंभों, बढ़ी हुई गतिशीलता, निवेश क्षमता और जीवन की गुणवत्ता और 15 संकेतकों का उपयोग करता है। सर, क्या आप इन विषयों में से किसी विशेष पर अधिक जानकारी चाहते हैं?